हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में आमाशय क्या होता है, उसमें कौन सी डाइजेस्टिव प्रोसेस होती हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से आज चर्चा करते हैं छोटी आंत में कौन सी डाइजेस्टिव प्रोसेस कंप्लीट होती हैं। तो आप देख रहे हैं छोटी आंत मीन्स, अब इसके बारे में मैंने लिखा है, आमाशय आगे चलकर छोटी आंत में खुलता है जो लगभग 7 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं जिन्हें क्रमशः डियोडेनम, जेजुनम एवं इलियम कहते हैं। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। इसमें पाचन क्रिया पित्त रस, अग्न्याशयी रस एवं आंत्र रस के माध्यम से संपन्न होती है। बच्चों, यहाँ पर जो लिखा हुआ है पित्त रस का उत्पादन यकृत के माध्यम से होता है। यकृत की जो कोशिकाएं हैं, हिपैटोसाइट इनको हम कहते हैं, तो यकृत इसका उत्पादन करता है और पित्ताशय में ये एकत्रित होता है और जब नीड होती है तब ये पित्त वाहिनी के माध्यम से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। अग्न्याशयी रस का उत्पादन अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा होता है। आप जानते होंगे अग्न्याशय ग्रंथि हमारे शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात इसको हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एंजाइम एवं हार्मोन्स दोनों को उत्पन्न करती है। और आंत्र रस का उत्पादन आंत्र की कुछ विशेष ग्रंथियां होती हैं, उनके माध्यम से उत्पन्न होता है। ये रस 3 प्रकार के जो जूस हैं, रस हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। देखिए, यकृत कोशिकाओं द्वारा स्रावित पित्त रस भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। क्षारीय यानी कि एल्कलाइन कर देता है उसको, मीडियम को, क्योंकि जो स्टमक में जो प्रोसेस होती है वो एसिडिक मीडियम में होती है, लेकिन छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है वो क्षारीय माध्यम में होता है और साथ ही साथ भोजन को सड़ने से भी बचाता है। फिर अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा स्रावित अग्न्याशयी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन एवं एस्टिएप्सिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये एंजाइम करते क्या हैं? ट्रिप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। एमाइलोप्सिन कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च का डाइजेशन करता है और वसा का पाचन एस्टिएप्सिन द्वारा होता है। तो इस प्रकार से ये एंजाइम भोजन के सभी अवयव यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का पाचन करते हैं। इसके बाद आंत्र रस का स्राव आंत्र ग्रंथियों द्वारा जो होता है उसमें माल्टेज, सुक्रेज एवं लैक्टेज एंजाइम पाए जाते हैं जो क्रमशः माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज शर्करा को उनके संबंधित मोनोसैकेराइड अणुओं में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज एंजाइम होते हैं। जहाँ पर ये माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज लिखा, ये शर्कराएँ हैं। तो ये एंजाइम इन शर्कराओं को रिस्पेक्टिव मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता है। इसके पश्चात क्या होता है? भोजन का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन प्रारंभ होगा। एब्जॉर्प्शन क्या है? पाचन के उपरांत भोजन के अंतिम उत्पाद आंत्र की अर्धपारगम्य म्यूकस झिल्ली से होकर रुधिर में आ जाते हैं, जिसे अवशोषण कहते हैं। लेकिन यह क्रिया सीधे नहीं होती है, इसके लिए कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं जिनको हम रसांकुर या सूक्ष्मांकुर मीन्स इंटेस्टाइनल माइक्रोविलाई कहते हैं। ये माइक्रोविलाई भोजन के पचे हुए पदार्थों को खींच लेते हैं और साथ ही साथ अवशोषण तल को भी बढ़ाते हैं। हम कह सकते हैं कि इंटेस्टाइनल माइक्रोविलाई एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड एज वेल एज इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। जिसके पश्चात क्या होता है कि भोजन जिसका डाइजेशन हो गया है वो ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का अवशोषण ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वसाम्ल एवं अमीनो एसिड आदि के रूप में होता है और फिर ये ब्लड के माध्यम से सभी सेल्स तक पहुंचेंगे। फिर यानी कि स्वांगीकरण की प्रोसेस स्टार्ट होगी। स्वांगीकरण क्या होता है? एसिमिलेशन। हमने इसके पहले भी आपको बताया है, जब न्यूट्रिशन डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में तब बताया था। फिर भी जब पचा हुआ भोजन प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है फिर वहां कोशाद्रव में विलीन हो जाता है। भोजन का कुछ पार्ट जो होता है उसकी बर्निंग होती है, मीन्स ऑक्सीकरण होता है,
रिस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्मुक्त होती है और यही ऊर्जा जीवधारियों द्वारा प्रयोग की जाती है। इसके पश्चात क्या होता है, कुछ भोजन ऐसा है जो आगे की प्रोसेस के लिए प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करेगा, फिर सेल डिवाइड होती है, मीन्स आगे की प्रोसेस, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। अब हम बात करेंगे बड़ी आंत की। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, छोटी आंत आगे चलकर बड़ी आंत में खुलती है, जो लगभग 1.5 से 2 मीटर लंबी मोटी नलिका होती है, जिसके प्रमुख 3 भाग होते हैं जिन्हें सीकम, कोलन एवं रेक्टम कहते हैं। यहाँ पर आपको बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत हमेशा बड़ी आंत से लंबी होती है लेकिन उसकी विड्थ कम होती है, इसीलिए उसको हम छोटी आंत कहते हैं। लेकिन बड़ी आंत जो है वो छोटी आंत की तुलना में छोटी होती है, लेकिन इसकी विड्थ यानी चौड़ाई ज़्यादा होती है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं। अब यहाँ पर सीकम भाग में एक उंगली सदृश रचना जुड़ी रहती है, जिसको हम कहते हैं कृम रूप प्रशेषिका, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वजों में कभी फंक्शनल स्टेज में होती थी, लेकिन इसका उपयोग न होने के कारण आज यह केवल अवशेष मात्र रह गई है, जिसको हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, कृम रूप प्रशेषिका कहते हैं। और ध्यान देना है, मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, क्योंकि वो एंजाइम नहीं होते हैं सेलुलोज जो इसका डाइजेशन कर सकें। फिर इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम कोलन कहते हैं। कोलन सामान्यतः उल्टे यू आकार की संरचना होती है, जबकि यह कोलन मलाशय यानी रेक्टम इसके अंतिम भाग में खुलता है, जो मल को एकत्र करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ रेक्टम में जो भोजन है उससे पुनः जल का अवशोषण हो जाता है। फिर लास्ट स्टेप जो आता है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण से अभिप्राय है कि अपचे भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। तो इस प्रकार आपने अध्ययन किया कि माउथ कैविटी से लेकर मुख और मुखगुहा से लेकर के जो बड़ी आंत है इसका अंतिम पार्ट है, वहाँ पर इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और कौन कौन सी डाइजेस्टिव प्रोसेस होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फंक्शन ऑफ लीवर, यकृत के कार्य। आप जानते हैं यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। इसका औसत भार 1.5 किलोग्राम होता है तथा रंग चॉकलेटी होता है। इसके प्रमुख कार्य निम्नवत हैं। अभी आपने पढ़ा, इसके द्वारा पित्त रस उत्पन्न होता है, जिसका संचय पित्ताशय में होता है। यह भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। यह भ्रूणावस्था में आरबीसी को उत्पन्न करता है, मीन्स लाल रुधिर कणिकाओं को उत्पन्न करने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह हानिकारक अमोनिया को अपेक्षाकृत कम हानिकारक यूरिया में परिवर्तित कर देता है। बच्चों आप जानते हैं अमोनिया एक जहरीली गैस होती है और यूरिया भी हानिकारक है, लेकिन अगर इसकी तुलना करें तो अमोनिया ज़्यादा नुकसानदायक है हमारी सेल्स के लिए। तो ये 2NH3 + CO2 गिव्स आउट CONH2 का होल ट्वाइस, या कह सकते हैं NH2CONH2, जिसको हम यूरिया कहते हैं, इसका फॉर्मेशन होता है। यह आवश्यकता से अधिक भोजन को ग्लाइकोजन में बदलकर संचित कर लेता है और यह प्रतिजामक हिपैरिन को संश्लेषित करता है। हिपैरिन क्या है, एक एंटीकोआगुलेंट सब्सटेंस है जिसकी ब्लड क्लॉटिंग में विशेष भूमिका होती है तथा विटामिन ए और डी का संचय भी करता है। इसकी विशेष कोशिकाएं, जिनको हम कुफर सेल्स कहते हैं, जो जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, मीन्स फैगोसाइटिक इन नेचर होती हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये कुछ यकृत के विशेष कार्य होते हैं। इसके साथ साथ हम आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड करेंगे, जो आप करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।